तो धारा 5 देख ली हमने, क्या सीधा सीधा सा, तो धारा 5 का ज्यादा लंबा चौड़ा हमको याद नहीं रखना, इतना रखना है कि टीसी मांगने पर टीसी देने का प्रावधान किसके अंदर है, धारा 5 के अंदर है। और धारा 5 किसका विरोध करेगी, धारा 12 का विरोध करेगी। धारा 12 में क्या है, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी आ रही है धारा 12। उससे पहले आप हल्का सा याद रखें धारा 6 को। धारा 6 में क्या है, नए विद्यालयों की स्थापना। नए विद्यालयों की स्थापना, ठीक है ना। और नए विद्यालय स्थापना का प्रावधान क्या, आपको यह बता देता हूं मैं कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5 तक का। फिर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा, मतलब 6 से 8 या 1 से 8 वाला 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर। ये 2 किलोमीटर का जो प्रावधान है वो है राज्य का, ध्यान रखना। जबकि आप कुछ किताबों में पढ़ेंगे 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर। 3 किलोमीटर का जो प्रावधान है वो किसका है, केंद्र सरकार का है, ध्यान रखना। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो जिक्र है वो हमारे आरटी एक्ट के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि आरटी एक्ट के अंदर जो चर्चा की गई है वो केवल और केवल एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर बातचीत की गई है, केवल ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8 तक। एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ तक होती है, 1 से 8 तक होती है। प्राइमरी प्राथमिक होती है 1 से 5 तक, और अपर प्राइमरी 6 से 8 या 1 से 8 होती है, ध्यान रखना। जो अपर प्राइमरी यूपीएस है वो किस में होती है, हमारे पास में एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर होती है। तो ये प्रावधान धारा 6 के अंदर है। फिर धारा 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 7 के अंदर क्या दे रखा है कि इन शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो वित्तीय अनुपात है, जो पैसा खर्च होंगे, उसमें केंद्र का कितना हिस्सा होगा, राज्य का कितना हिस्सा होगा, वो धारा 7 में दे रखा है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय अनुपात, जो कि अनिल बोरदोय की समिति पर लागू किया गया था, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं, धारा 8 के अंदर क्या है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 8 के अंदर है कि हमारे पास में संपूर्ण अधिनियम को राजस्थान जो सरकार है, समूची सरकार है, वो क्या करेगी, संपूर्ण अधिनियम को लागू करेगी और शैक्षणिक कार्यक्रमों का क्या करेगी, आयोजन करेगी। ये धारा 8 के अंदर देखा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम धारा 9 की अगर बात करें तो धारा 9 के अंदर क्या दे रखे हैं हमें, समूची सरकार के जो अधिकारी वर्ग है उन अधिकारी वर्गों के अधिकारों के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना। आपको जो याद रखनी है वो धारा 10 देखिए। धारा 10, धारा 10 में क्या दे रखा है, धारा 10 के अंदर माता पिता के दायित्व या कर्तव्य का उल्लेख है। और क्या दायित्व है कि बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएंगे। ये प्रावधान दरकार धारा 10 के अंदर। तो धारा 10 में क्या है कि माता पिता को निर्देशित करती है, उनको कर्तव्य बता रही है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के, देखो बालक का मतलब हमने पहले बात कर लिया है कि धारा 2 के अंदर परिभाषा दे रखी है बालक की, हमें क्या दे रखी है बालक की परिभाषा कि 6 से 14 वर्ष का सामान्य है, और अगर दिव्यांग के अंदर है तो 6 से 18 वर्ष का लड़का या लड़की वो बालक शब्द के अंदर आएगा। तो माता पिता का दायित्व है कि वो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, कक्षा 1 से 8 तक का जो अध्ययन है वो पूर्ण करवाएगा। ये बात तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे पूछे इस धारा 10 का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है, धारा 10 का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है, तो ध्यान रखना जहां हमारे पास में हमारे मूल कर्तव्य दर के 51 क के अंदर संविधान का हमारे पास में अनुच्छेद 51 क है, ध्यान रखना, जहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है,
वो इससे संबंध रखता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात ये बन जाती है कि धारा 10 का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से, क्योंकि आपके पॉलिटी भी है और ये एक्ट भी है, तो दोनों का कॉम्बो क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला ध्यान रखना, ठीक। फिर सुनिए धारा 11 को। धारा 11 के अंदर क्या है, धारा 11 के अंदर है कि बचपन की देखभाल, बचपन की देखभाल अर्थात 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भरण पोषण कौन करेगी, सरकार करेगी। पहली बात तो धारा अच्छा ये वाली, ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां से है कि धारा 11 के अंदर जो हमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल कार्यक्रम चला रहे हैं, हम पूछ लेगा कि बचपन की देखभाल कार्यक्रम धारा किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 11 के अंतर्गत है। पहला सवाल तो ये बन गया यहां से। दूसरा सवाल वो आपको ये बता देगा कि धारा 11 के अनुसार बचपन की देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम संचालित होगा केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, समूची सरकार के द्वारा और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, हमको लगेगा शायद यहाँ पर केंद्र काम करेगी, समूची सरकार काम करेगी, कतई नहीं काम करेगी। ध्यान रखना, स्पष्ट स्पष्ट निर्देश दे रखे यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों के अंदर। यह काम जो करेगा वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, ध्यान रखना। इसका मतलब दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है क्या, कि धारा 11 का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है। धारा 11 का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है, तो आप भाग 4 के अंदर जब आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हमारे पास में एक अनुच्छेद आता है 45, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंदर यही है, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इसके 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल कार्यक्रम का ध्यान रखना। तो धारा 10 और 11 ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फटाफट इन्हें नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं धारा 12। अब धारा 12 को हम आरटी की क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। सुनिए, धारा 12, पहली बात कि धारा 12 के अंदर निर्देश किन्हें दिए गए हैं, निजी विद्यालयों को। निजी शिक्षण संस्थाओं, धारा 12 किन्हें आदेशित करेगी, ध्यान रखना, जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें आदेशित करेगी। उन्हें क्या आदेशित करेगी कि वे क्या करें, अपनी कक्षा प्रथम की 25%, अपनी कक्षा प्रथम की 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश देगी। तो कितने परसेंट आरक्षण दिया है, 25%। अब देखना मोस्ट कंफ्यूजिंग ये वाला है कि आपसे पूछेगा कि आरटी एक्ट के तहत हमारे पास में पहली बात कि यहाँ जो 25% सीटें हैं वो किस प्रकार के विद्यालयों के अंदर है, ठीक है, सरकारी विद्यालयों में है क्या। तो ध्यान रखना, सरकारी विद्यालयों के अंदर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्या है, निःशुल्क का ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा का कोई भी पैसा नहीं है, 1 से 8 तक जो है वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है सरकारी विद्यालय। तो इसका मतलब उनके लिए कानून है ही नहीं वाला। ये है निजी शिक्षण संस्थानों के लिए, ध्यान रखना। निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या किया हमने कि
25% सीटें हैं वो निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित कर दी है, वहां पर निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, वो उनके लिए आरक्षित है। हमसे पूछ लेता है कि आरटी के तहत 25% जो सीटें आरक्षित हैं वे होती हैं, तो कुल छात्र संख्या का 25%, कक्षा 8 तक की कुल छात्र संख्या का 25%, विद्यालय की स्वीकृत सीटों का 25% और कक्षा प्रथम की सीटों का 25%। तो ध्यान रहे, ये कभी भी कुल छात्र संख्या पर नहीं होता है, ये हमेशा कक्षा प्रथम की 25% सीटों के ऊपर दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कुल सीटों पे नहीं होता, कक्षा प्रथम की सीटों के ऊपर हमेशा होता है ये वाला, ठीक है। दूसरा, फिर हमने बात की ये जो आरक्षण है वो आरक्षण 8 वर्षों तक मान्य होगा। आरक्षण कौन सा? 25% सीटों का, ठीक है। फिर ये आरक्षण जो है कक्षा 1 से 8 तक ही लागू होगा, ठीक है ना। 8 सालों तक होगा, 1 से 8 तक के लिए लागू होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, कि आप चाहे 9th के जगह जाकर के चाहे एडमिशन लेना तो नहीं मिलेगा फ्री के अंदर, ध्यान रखना। फिर 6 से 14 वर्ष के लिए लागू होगा। ओके, तीनों बातों को ध्यान रखना कि 8 सालों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों 18-14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कक्षा 1 से 8 तक आरक्षण मिलेगा। अच्छा सुनो, अगर कोई संस्थाएं जो हैं हमारे पास में, जैसे वो एलकेजी यूकेजी प्रेप करवा रही हैं, ध्यान रखना, तो अगर कोई संस्थान इस प्रकार के कोर्स करवा रहे हैं, स्कूल जैसे हैं वो एलकेजी करवा रहे हैं, यूकेजी या प्रेप, ये जो सिस्टम में जो करवा रहे हैं, तो क्या वो आरक्षण देंगे? तो ध्यान रखना, ये भी आरक्षण देंगे। कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए, और ये देंगे कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक ही देंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल इन्होंने एलकेजी यूकेजी प्रेप यहां पर दे दिया है, तो आरक्षण तो 8 वर्षों के लिए है, तो 8 वर्षों के लिए नहीं कक्षा 5 तक मिलेगा, ध्यान रखना। और फिर दूसरी बात कि इसके अलावा ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों को देंगे, ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों को देंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धारा 5 का विरोध कर रही है, क्या विरोध कर रही है कि अगर कोई बालक जो है वो एक बार इस आरक्षण का क्या कर दे, विरोध कर दे, या आरक्षण का क्या कर दे, लाभ छोड़ दे, अर्थात उसका बच्चे का कहीं पर आरटी के थ्रू एडमिशन है, निःशुल्क उसका एडमिशन है, मान लो बच्चे का जयपुर का किसी स्कूल के अंदर है, उसका मान लो निःशुल्क एडमिशन है। अब बच्चा चाहे क्या कि तीसरी क्लास में चाहे कि मैं तो स्कूल परिवर्तन करना चाह रहा हूं, और वह बच्चा क्या कर दे, स्कूल परिवर्तन कर ले। अब स्कूल परिवर्तन करके जब नए स्कूल के अंदर जाएगा तो नए स्कूल के अंदर वह आरटी के अंदर शामिल हो या न हो ये आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। हमने धारा 5 में क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जब बालक विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ उसके जो समस्त अधिकार है वो क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये अधिकार ट्रांसफर नहीं होगा आरटी एक्ट, ध्यान रखना कि जहां उसने 25% सीटों के अंदर फ्री में एडमिशन ले रखा था वो क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए धारा 5 धारा 12 का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ये धारा 12 नोट कीजिए फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और ये जो एडमिशन देते हैं 25% सीटों के ऊपर, तो इसके बदले सरकार क्या करती है, विद्यालयों को पुनर्भरण राशि प्रदान करती है, ध्यान रखना। ये फ्री में नहीं होता, सरकार पैसा देती है इसके अंदर। फिर आती है अगली महत्वपूर्ण धारा, आती है हमारे पास में 13। धारा 13 क्या कह रही है हमें? धारा 13 जो है वो हमारे इस अधिनियम को निःशुल्क बनाने का कार्य करती है, ध्यान रखना। धारा 13 सुनिए, धारा 13 क्या कह रही है कि बालक से, कौन से बालक से? जो 25% आरक्षित है, ठीक है ना। जो 25% आरक्षित बालक हैं जिनका निर्धन वर्ग के तबके के अंदर आरक्षण के अंदर फ्री में एडमिशन हुआ है, इन बालकों से न तो किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क
ये लिया जाएगा, ना शिक्षण शुल्क लिया जाएगा और ना ही अनुवीक्षण प्रक्रिया के अंदर लेके जाया जाएगा। इन तीनों पर क्या रहेगी, पूर्णतया रोक रहेगी, प्रतिबंधित रहेगा, ध्यान रखना। ना तो आप बच्चे से प्रवेश शुल्क ले सकते हैं, न शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, और ना अनुवीक्षण प्रक्रिया में शामिल करेंगे, ध्यान रखना। प्रवेश शुल्क नहीं लेंगे, शिक्षण। अच्छा, ये अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है? अनुवीक्षण प्रक्रिया होती है प्रवेश की प्रक्रिया, ध्यान रखना। प्रवेश की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। कुछ स्कूल होते हैं पहले क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवा करके फिर क्या करते हैं, बच्चों का एडमिशन लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फीस होती है, उसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस प्रकार का 25% सीटों के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं चलेगी, ध्यान रखना। सिर्फ फिर ये नवोदय विद्यालय हैं, वो एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा लेते हैं, वो भी पेपर करवाते हैं ना। नवोदय विद्यालय को आरटी की श्रेणी से बाहर रखा गया है। कुछ विशेष विद्यालय हैं, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, हमारे पास में पब्लिक स्कूल हो गया, इनको हमने क्या रखा, आरटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है, ध्यान रखना। तो हम देखना कि आप न तो बच्चे से प्रवेश शुल्क लेंगे, न शिक्षण शुल्क लेंगे, न अनुवीक्षण प्रक्रिया लेंगे। इस प्रकार धारा 13 क्या कर रही है, हमारे अधिनियम को निःशुल्क बना रही है। अधिनियम को निःशुल्क बनाती है, अधिनियम को निःशुल्क बनाती है, ध्यान रखना। तो अगर हमसे पूछ ले कि हमारे इस आरटी एक्ट को निःशुल्क बनाने वाली धारा कौन सी है, तो वो धारा कौन सी होगी, धारा 13 होगी, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट डाल के इसको लिख लेना भी, ठीक है ना। हमसे अगर पूछे कि इस अधिनियम को निःशुल्क बनाने वाली धारा कौन सी है, तो धारा 13 है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हम, धारा 14 है, वो भी बालकों से ही संबंधित है। धारा 14 क्या कह रही है, देखिए। धारा 14 ये कह रही है कि बालक का जो प्रवेश का आधार है, प्रवेश का आधार आयु प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। क्या हो रहा है कि बालक के प्रवेश का आधार आयु प्रमाण पत्र होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ही एडमिशन दे सकते हैं, ध्यान रखना। वरना बाद में लफड़ा होगा कि उसे 8 साल एडमिशन देना है, बच्चा बड़ा होगा, दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आयु प्रमाण पत्र, लेकिन प्रवेश के समय बालक से आवश्यक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी जब तक कि बालक का ठहराव न हो जाए। लेकिन थोड़ी सी भाषा शैली क्लिष्ट है, समझिए बात को क्या कह रहे हैं हम। देखो लो है तो लो की थोड़ी सी क्या होती है, भाषा शैली क्लिष्ट होती है, कठिन होती है, लेकिन सिंपल सी कहानी है। क्या कह रहे हैं, ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि बालक के प्रवेश का आधार तो क्या होगा, हमारे पास में आयु प्रमाण पत्र होगा। आयु प्रमाण पत्र के आधार पर ही हम बच्चों को क्या देंगे, प्रवेश देंगे, ध्यान रखना।
लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि प्रवेश के समय जब वह विद्यालय के अंदर आता है तो बालक से किसी प्रकार के दस्तावेज की, किसी प्रकार के प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब तक कि बालक का ठहराव न हो जाए, अर्थात बच्चा पहले दिन स्कूल के अंदर आया, आते आपने बोला कि आधार कार्ड लेकर के आ, राशन कार्ड लेकर के आ, ये लेकर के आ, वो लेकर के आ, बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक बच्चे का ठहराव नहीं हो जाता, ध्यान रखना, जब तक बच्चा स्कूल के डेकोरम के वातावरण के अकॉर्डिंग ढल नहीं जाता, एडजस्टमेंट नहीं कर लेता, तब तक आप बालक से दस्तावेजों की मांग नहीं कर सकते। जब बालक का ठहराव हो जाए, बालक को विद्यालय अच्छा लगना लगे, विद्यालय के अंदर बालक रोज आने लग जाए, तब एक दिन आप बालक को बुलाइए कि कल तेरे पापा को लेकर के आना, उसके माता पिता से आप दस्तावेजों क्या कर सकते हो, मांगे कर सकते हो, ध्यान रखना। ठहराव तक आप किसी प्रकार का बच्चे से दस्तावेज नहीं मांगेंगे। फिर दूसरी बात, अब आपको चाहिए केवल क्या आपको आयु प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए आप फोर्स नहीं करेंगे क्या कि आप कि हमें हॉस्पिटल से दिला करके लिखवाओ, भी लिखवा करके ला के दो, या आयु प्रमाण पत्र नगर पालिका से, पंचायत समिति से, वहां से बना होना चाहिए, ये भी आप फोर्स नहीं कर सकते माता पिता को। देखना, इसके अंदर अगर अस्पताल की अगर पर्ची है तो अस्पताल की पर्ची भी क्या होगी, आयु प्रमाण पत्र के अंदर रूप में शामिल की जाएगी, ध्यान रखना। अगर जो गाँव के अंदर दाई होती है, वो दाई मौखिक घोषणा कर दे कि ये जो घटना है, ये घटना मेरे सामने ही संपन्न हुई थी, ये फलानी तारीख को बच्चा पैदा हुआ था, तो दाई की मौखिक घोषणा या दाई की लिखित घोषणा भी आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकृत की जाएगी, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर माता पिता जो है, माता पिता एफिडेविट दे दे, माता पिता कह दें कि ये जो बालक है हमारे घर पे इतनी तारीख को आया था या पैदा हुआ था, तो माता पिता के द्वारा की गई घोषणा भी क्या होगी, आयु प्रमाण पत्र के रूप के अंदर क्या होगी, शामिल होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका नगर पालिका द्वारा जो बना है बर्थ सर्टिफिकेट, वो तो कंपलसरी है ही है, वो तो मान्य है ही है, ध्यान रखना। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अस्पताल की जो पर्ची है वो भी मान्य होगी, दाई की मौखिक घोषणा भी मान्य होगी, और माता पिता के द्वारा एफिडेविट देकर के मौखिक घोषणा कर दी जाए तो उस मौखिक घोषणा को भी हम आयु प्रमाण पत्र के रूप में ही क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, ध्यान रखना। किसी प्रकार के अन्य बर्थ सर्टिफिकेट की हम डिमांड नहीं कर सकते उनके लिए, ध्यान रखना। ये धारा 14 दे रही है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 15, ये भी बच्चों से ही संबंधित धारा है। धारा 15 क्या कह रही है, देखना। धारा 15 ये कह रही है कि बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को वर्ष पर्यंत प्रवेश दिया जाएगा, ध्यान रखना। क्या कि हमारे पास प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को क्या होगा, वर्ष पर्यंत जब भी आ गया उसको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा क्या मतलब है, देखिए ध्यान रखना कि पहली बात हमने एक तारीख डिसाइड कर दी, 30 सितंबर तक बच्चा क्या ले ले, एडमिशन ले ले, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा 30 सितंबर के बाद में भी आज आता है तो हम उसे प्रवेश के लिए क्या नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, ध्यान रखना, उसको प्रवेश देंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा बच्चे के फंडामेंटल राइट के साथ साथ में क्या बन चुका है, हमारे पास में एक्ट बन चुका है, कानून अधिकार बन चुका है, ध्यान रखना। तो इस अधिकार के बदौलत हमें प्रवेश तो देना पड़ेगा। तो फिर सर ये 30 सितंबर की तारीख क्यों बनाएगी? तो हमने धारा 12 में पढ़ा था कि जिन बच्चों को हम 25% सीटों पे प्रवेश देते हैं, उन बच्चों के बदले में जो फ्री में प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे पढ़ाते हैं, इन फ्री में पढ़ाने के बदौलत सरकार उनको क्या देती है, स्कूलों को पैसा देती है, पुनर्भरण राशि देती है, ध्यान रखना। तो वो पुनर्भरण राशि को जो देने के लिए क्या करती है कि सरकार ने एक तिथि डिसाइड कर दी, आप 30 सितंबर तक जितने बच्चे आपके पास में प्रवेश ले चुके हैं उनकी लिस्ट बनाकर सरकार को भेज दीजिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको 30 सितंबर तक के जो बच्चे आ गए उनकी लिस्ट भेज दो, सरकार उन बच्चों का पैसा भेज देती है प्राइवेट स्कूलों के पास में। 30 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा आता है तो आप उसका एडमिशन ले लो, उसका नाम आप अगले साल के अंदर भेज देना, उसका पैसा अगले साल आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो बच्चों के लिए प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया गया, जब साल में जब मर्जी बच्चे क्या लेते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक तिथि बनाई गई 30 सितंबर तक, ध्यान रखना। ये जो है हमारे पास किसके लिए है कि शिक्षण संस्थानों के लिए तिथि कि आप 30 सितंबर तक की लिस्ट बना करके भेज दो, अगर उसके बाद में बच्चा आता है तो भी आप प्रवेश उसे देंगे, ध्यान रखना। ये धारा 15 नोट हो गया होगी। अब देखिए धारा 16, ये आर्ट एक्ट की मुख्य धारा के अंदर आती है, धारा 16 देखना।
खूब चर्चाओं में रही धारा, ध्यान रखना ये वाली। धारा 16 क्या कह रही है? धारा 16 ये कह रही है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, देखिए लिखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक का न तो ठहराव किया जाएगा और न ही बालक का अवरोहन किया जाएगा। क्या मतलब हुआ देखना, दो बातें हैं, एक तो पॉइंट देखा है ठहराव नहीं किया जाएगा और दूसरा बच्चे का अवरोहन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। और देखो सीधी सीधी बात आ देता हूं, धारा 16 ये कह रही है कि कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 8 तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। आप 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। पूछ ले ये आर्टिकल की कौन सी धारा का प्रावधान है, तो धारा 16 का प्रावधान है। ठहराव का मतलब यहां किस बात से लिया गया है? ठहराव का मतलब यहां जो लिया गया फेल करने से। और कुछ बार क्या करते बच्चे का अवरोहन कर देते थे, कैसे कि मान लो बच्चा होता था 4th क्लास के अंदर, बच्चा होता था 4th क्लास में, 4थी क्लास में होता था, टीचर क्या कहते ये बच्चा 4थी के लायक नहीं है, इसको तो क्या बताओ, एक बार फिर से 3री क्लास में बिठाओ, उसको 3rd में बिठा देते थे। बच्चा होता था 7वीं क्लास के अंदर और शिक्षक कहते नहीं अभी ये 7वीं के लायक नहीं है, फेल नहीं करते थे, और क्या उठा करके इसको 6ठी क्लास में बिठा देते थे कि एक बार इसको 6ठी और करवाओ, 7वीं तक मैच्योर हुआ नहीं है। ये होता था अवरोहन, बैक क्लास में पिछली क्लास के अंदर ले जाना, ध्यान रखना। तो न तो आप बच्चे का अवरोहन कर सकते हो, न ही बच्चे को आप फेल कर सकते हो, ठहराव कर सकते हो। ये कौन सी धारा कह रही है? ये धारा 16 कह रही है, ध्यान रखना। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए धारा 17 के ऊपर। धारा 17 क्या कह रही है? बच्चे का आप न तो शारीरिक शोषण कर सकते हो, न ही बालक का मानसिक शोषण किया जाएगा। बालक का शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। यह कह रही है हमारे पास में धारा 17 कि आप बच्चे को न तो शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हो, न ही मानसिक रूप से, ध्यान रखना। शारीरिक रूप से आप उसे क्या नहीं देते, दंड नहीं दे सकते। पहले बच्चों के स्कूलों के अंदर खूब पिटाई होती थी ना, अब बच्चों की पिटाई आप नहीं पीट सकते उनको, कौन सी धारा 17 के कारण, ध्यान रखना, ठीक है ना। और मानसिक रूप से आपने कहते ये 25% जो फ्री वाले हैं वो एक साइड में बैठे, ये जो फ्री वाले मटके में पानी डालें या कमरे के आपकी रूम की सफाई करें। तो इस प्रकार आप बच्चे को मेंटली टॉर्चर भी नहीं कर सकते। ये कौन कह रही है? धारा आपकी 17 कह रही है। धारा 17 के अंदर आप बालक का न तो क्या कर सकते हैं, शारीरिक शोषण कर सकते हैं, और न ही बच्चे क्या कर सकते हैं, मानसिक शोषण कर सकते हैं, ध्यान रखना। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम, देखिए इसको नोट कर लिया हो तो।